मैं निरीक्षक संग्राम सिंह, बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रिस्पांस, बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर से। आज हम मेडिकल इमरजेंसी में कार्डियक अरेस्ट आने पर सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन कैसे दिया जाता है और यह क्यों जरूरी है, इस विषय पर बात करेंगे। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है उसे सीपीआर देकर हम उसका बहुमूल्य जीवन बचा सकते हैं। दिल के दौरे के 2/3 पीड़ित जिनको हृदय रोग है अस्पताल के बाहर ही मर जाते हैं, जिनमें अधिकांश पीड़ित साइंस प्रकट होने के 2 घंटों के भीतर ही मर जाते हैं। हार्ट अटैक रिस्क फैक्टर्स, हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स की जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, जो कि हार्ट अटैक या दिल का दौरा के कारक हो सकते हैं। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, हृदय रोग के लगभग 40% जोखिम वंशानुगत कारकों में निहित है। यदि किसी की फैमिली में पेरेंट्स को हार्ट डिसीज है तो हार्ट अटैक का खतरा उस व्यक्ति को भी होता है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्स, एक सर्वे के अनुसार मेल में ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस देखे जाते हैं एज कंपेयर टू वुमन, परंतु डेथ रेट की बात की जाए तो वुमन में डेथ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। नेक्स्ट है इथनिक बैकग्राउंड, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां का रहन सहन, खान पान आदि चीजें एक कारक बन सकते हैं। नेक्स्ट, एज, एज एक महत्वपूर्ण कारक है। वयस्क लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। रिस्क फैक्टर्स दैट कैन बी चेंज, ऐसे कारक जिनको चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले स्मोकिंग, यदि किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की आदत है तो उस आदत को कम करके यानी कि स्मोकिंग को छोड़कर रिस्क फैक्टर को कम कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको अच्छा खान पान जिसमें नमक की मात्रा कम हो, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिकेशन के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट करके हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसमें हेल्दी डाइट जैसे कि लो फैट डाइट और एक्सरसाइज कर कर हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी, रोजमर्रा के जीवन में अगर हम एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें और रूटीन में हम एक्सरसाइज करें तो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सकता है। अब बात करेंगे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की, जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ज्यादा वेट की वजह से आर्टरी में फैटी मटेरियल जमना शुरू हो जाता है और ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज, डायबिटीज के पेशेंट्स में आर्टरीज धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होती है। ऐसे में यदि व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है कि उसकी वजह से हार्ट अटैक की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव स्ट्रेस, लंबे समय से चले स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ ही साथ ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल की भी बढ़ने की संभावना रहती है, जो कि हार्ट अटैक के लिए एक कारक बन सकती है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन, श्वसन अवरोध के दौरान हृदय कई मिनटों तक पंप करना और ऑक्सीजन प्रसारित करना जारी रखता है। यदि शीघ्र हस्तक्षेप के बिना श्वसन अवरोध से हृदय गति रुक सकती है और एक बार कार्डियक अरेस्ट होने पर सर्कुलेशन बंद हो जाता है और महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन से वंचित होना पड़ता है। जब श्वसन और हृदय गति एक साथ रुकती है तो रोगी को चिकित्सीय रूप से मृत माना जाता है। सर्कुलेशन के बिना 4 से 6 मिनट के भीतर ब्रेन की क्षति शुरू हो जाती है और 8 से 10 मिनट के बाद यह क्षति अपरिवर्तनीय हो जाती है। यानी कि 8 से 10 मिनट के बाद यदि आप सीपीआर भी देते हो तब भी उस व्यक्ति को रिवाइव नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जब ब्रेन सेल्स यानी कि मस्तिष्क के सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं तो उसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है और इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। सीपीआर में किसी व्यक्ति को रिवाइव यानी पुनर्जीवित करने और उसके हृदय और फेफड़ों को यांत्रिक रूप से काम करते हुए जैविक मृत्यु को रोकने के लिए छाती के दबाने और कृत्रिम वेंटिलेशन का संयोजन शामिल होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखी जाए,
ऐसी स्थिति में सीपीआर जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जाए। पर्पज ऑफ सीपीआर, सीपीआर का उद्देश्य, सीपीआर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को महत्वपूर्ण अंगों तक प्रसारित करके रोगी को जीवित रखने में मदद करता है। साथ ही साथ वेंटिलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, वहां रक्त में घुल जाता है। स्टर्नम पर दबाव से छाती के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, जिससे कुछ मात्रा में रक्त ब्रेन और अन्य टिश्यूज में चला जाता है। प्रिपेयरिंग फॉर सीपीआर, सीपीआर प्रदान करने से पहले आपको अनरिस्पॉन्सिवनेस, सांस की कमी और पल्सनेस का निर्धारण करना होगा। उसके बाद ही सीपीआर की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले अनरिस्पॉन्सिवनेस को निर्धारित करना जरूरी है। यहां पर पेशेंट को फर्म सरफेस पर लिटाकर पेशेंट के शोल्डर को टैप करके हे आर यू ओके, भाई साहब आप ठीक हो, पूछा जाता है, जिसमें अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए एक एक्रोनिम का यूज किया जाता है, AVPU, यानी कि अलर्ट, वर्बल, पेनफुल और अनरिस्पॉन्सिवनेस, जिसमें देखा जाता है कि क्या पेशेंट ओरली किसी चीज का जवाब दे रहा है, हिलने की कोशिश कर रहा है, या उसकी सांस चल रही या नहीं चल रही है, जिसके द्वारा अनरिस्पॉन्सिवनेस को निर्धारित किया जाता है। उसके बाद जब पेशेंट अनकॉन्शियस पाया जाता है तो ईएमएस को एक्टिव किया जाता है। ईएमएस यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, जो कि 108 नंबर पे डायल करके आप एम्बुलेटरी सर्विसेज यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को बुला सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, सीपीआर देने से पहले पेशेंट का सीएबी चेक किया जाता है। सी फॉर सर्कुलेशन, यानी कि एडल्ट के केस में कैरोटिड आर्टरी, यानी कि जो गले के अंदर कैरोटिड आर्टरी है उसमें कैरोटिड पल्स चेक की जाती है, और इन्फेंट के मामले में ब्रैकियल पल्स चेक की जाती है, यानी कि जो ह्यूमरस बोन के ऊपर, जो सिंगल बोन के ऊपर, एल्बो जॉइंट के ऊपर जो आर्टरी है उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट ए फॉर एयरवे, इसमें एप्रोप्रिएट तरीकों का यूज कर कर एयरवे को ओपन किया जाता है, जिसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट मेथड का यूज किया जाता है। बी फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एलएलएफ मेथड से यानी कि लुक, लिसन और फील मेथड से चेक किया जाता है। यदि ब्रीदिंग में 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ जब इन्फेंट को ब्रीदिंग देनी होती है तब इसमें हल्के पफ्स दिए जाते हैं। टेक्निक्स फॉर ओपनिंग एयरवे, जैसा कि हमने बात की थी, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, जो कि सामान्य तरीके से जो क्लिनिकल पेशेंट होते हैं या मेडिकल पेशेंट होते हैं उनमें एयरवे ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। और जॉ थ्रस्ट मेथड, जो कि ट्रॉमा पेशेंट यानी कि एक्सीडेंटल पेशेंट में एयरवे ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके चिन को लिफ्ट किया जाता है, जिससे एयरवे ओपन होता है और गले के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है या नहीं है इसको देखा जाता है। जॉ थ्रस्ट मेथड, इसमें पेशेंट के सिर के पीछे बैठकर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर प्रेशर देकर जॉ को ओपन किया जाता है और एयरवे क्लियर किया जाता है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और रेस्क्यू ब्रीथ, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या रेस्क्यू ब्रीथ देने के कुछ एक तरीके हैं, जैसे कि माउथ टू मास्क, यानी कि जब आप कृत्रिम सांस दे रहे होंगे तो उसे माउथ से मास्क के द्वारा दूसरे व्यक्ति को या पीड़ित को दिया जाता है। नेक्स्ट है माउथ टू बैरियर डिवाइस, यानी कि माउथ से जब हम वेंटिलेशन देते हैं तो बैरियर के तौर पर किसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जैसे कि बैग वॉल मास्क यानी कि BVM या CPR मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड तरीका है माउथ टू माउथ, जब ये किसी तरीके के डिवाइस हमारे पास नहीं होते हैं तब इसमें माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दिए जाते हैं। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और रेस्क्यू ब्रीथ की हम जब बात करते हैं तो
प्राकृतिक वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है और शरीर केवल 5% ऑक्सीजन का ही उपयोग करता है। इसलिए सांस छोड़ने वाली हवा में 16% ऑक्सीजन होती है। यह छोड़ी गई हवा उस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकती है जो सांस नहीं ले रहा है, जब तक कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ऑक्सीजन स्रोत उपलब्ध ना हो। सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन में स्टर्नम के निचले हिस्से में लयबद्ध और बार बार दबाव शामिल होता है। स्टर्नम वो हड्डी है जो कि रिब्स को जोड़े रखती है। रोगी को लिटाना, जिसमें उसे ठोस सपाट सतह पर लिटाना चाहिए और उसकी भुजाएं बगल में होनी चाहिए। रोगी के छाती को एक्सपोज किया जाए और आप तैयार हो जाए, यानी आपने रोगी के छाती के पास घुटनों के बल बैठ जाना है। प्रमुख हाथ की हथेली को रोगी के छाती के केंद्र में रखें, यानी निपल्स के बीच एक इमेजिनरी लाइन खींचकर उसका मध्य या फिर स्टर्नम की धुरी के साथ रखा जाए। पोजीशन योर हैंड्स। अपने हाथ की पोजीशन अपने खाली हाथ को अपने पहले हाथ के ऊपर रखें। अपनी उंगलियों को फैलाए या फंसाए, उन्हें छाती की दीवार पर ना रखें। अपने कंधों को सही स्थिति में रखें। वे सीधे आपके हाथों पर होने चाहिए, यानी कि आपके कंधों का प्रेशर सीधा आपकी हथेली के ऊपर आना चाहिए। परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन। अपनी भुजाओं को सीधा और कोहनी को लॉक करते हुए अपने कंधों से सीधे नीचे की ओर जोर लगाए। एडल्ट सीपीआर समरी की बात करते हैं। 9 ईयर एंड ओल्डर। यहां पर ध्यान रहे, एज या उम्र के हिसाब से 3 कैटेगरीज बांटी गई है। सबसे पहली कैटेगरी एडल्ट, जिनकी उम्र 9 साल या उससे अधिक है, उनको एडल्ट की श्रेणी में रखा गया है। चाइल्ड, जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 8 साल तक है, उन्हें चाइल्ड की श्रेणी में रखा गया है। और इन्फंट या शिशु, जिनकी उम्र 1 साल या 1 साल के नीचे है, उन्हें शिशु की श्रेणी में रखा गया है। अब एडल्ट समरी की बात करते हैं, जिसमें कंप्रेशन डेप्थ यानी कि छाती दबाने की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कंप्रेशन रेट 80 से 120 पर मिनट होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एडल्ट की पल्स रेट जो है वह नॉर्मल व्यक्ति में 80 टू 100 पर मिनट टाइम्स होता है। इसलिए कंप्रेशन रेट 1 मिनट में 80 से 120 बार दिया जाता है। पल्स की जो लोकेशन चेक की जाएगी वो कैरोटिड आर्टरी, यानी कि गले के अंदर जो कैरोटिड आर्टरी है वहां पे कैरोटिड पल्स चेक की जाएगी। एडल्ट में रेस्क्यू 2 तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि 1 मैन रेस्क्यूअर साइकिल और 2 मैन रेस्क्यूअर साइकिल। यानी कि सीपीआर देने के तरीके में एक आदमी या 2 आदमियों को सहायता से सीपीआर दिया जा सकता है, जिसमें 30:2 का रेशियो दिया जाता है, यानी कि 30 बार चेस्ट को दबाना और 2 बार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना। चाइल्ड की सीपीआर समरी की बात करते हैं, जो कि 1 से लेकर 8 साल के ईयर तक के बीच में है, जिसमें कंप्रेशन डेप्थ 3 से 4 सेंटीमीटर या 1/3 से लेके हाफ ऑफ चेस्ट डेप्थ होनी चाहिए। कंप्रेशन का रेट 80 टू 120 पर मिनट। वेंटिलेशन की जो रेट है, इसमें 1.5 से 2 सेकंड तक एक रेस्क्यू ब्रीथ दी जाएगी। पल्स की लोकेशन चाइल्ड में भी कैरोटिड आर्टरी जो कि गले के अंदर है वो चेक की जाएगी। इसमें भी 1 मैन रेस्क्यूअर साइकिल और 2 मैन रेस्क्यूअर साइकिल से भी आप सीपीआर दे सकते हैं, जिसमें 30:2 का रेशो होगा, यानी कि 30 बार चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। इन्फंट की सीपीआर समरी की बात करते हैं, जो कि 1 साल के नीचे के हैं, जिसमें कंप्रेशन डेप्थ 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 1/3 या हाफ ऑफ टोटल चेस्ट डेप्थ होनी चाहिए। कंप्रेशन रेट की बात करेंगे तो 100 पर मिनट या उससे ज्यादा होना चाहिए। हर एक वेंटिलेशन 1 से 1.5 सेकंड के लिए होना चाहिए। पल्स की लोकेशन ब्रैकियल आर्टरी, यानी कि जो ह्यूमरस बोन है उसके ऊपर, यानी कि एल्बो जॉइंट के ऊपर का हिस्सा है, वहां पे आर्टरी चेक की जाएगी। रेस्क्यूअर साइकिल 30:2 की रेस्क्यू साइकिल दी जाएगी।
अब बात करते हैं साइन ऑफ सक्सेसफुल सीपीआर के। जब आप सीपीआर दे रहे होंगे तब कुछ एक साइंस है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि जो हम सीपीआर दे रहे हैं वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। जैसे कि हर एक कंप्रेशन के साथ यदि आप पल्स चेक करते हो तो आपको वो महसूस होगी। नेक्स्ट, जब आप माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दोगे तो उस हर एक वेंटिलेशन के साथ में चेस्ट का राइज एंड फॉल आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आप पुपिल्स को चेक करोगे तो पुपिल्स नॉर्मली लाइट के प्रति रिएक्ट करेगी। पेशेंट का स्किन कलर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट कुछ निगलने की या मूवमेंट की कोशिश करेगा और हार्ट बीट वापस आना शुरू हो जाएगी। इसे देखकर आप बता सकते हो कि जो आपने सीपीआर दिया है वो सक्सेसफुली यहां पर काम कर गया है। धन्यवाद।